हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेजी हिस्ट्री प्रैप पर। मैं आपका अपना दोस्त देवेंद्र। और मैं जो है यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है पॉलिटी की तैयारी के लिए जो है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज चला रहा हूँ घटना चक्र से। और बाकी सारी चीज़ें जो है मैं खुद के नोट से भी कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा भी होगा, और जैसा कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो में देखा ही होगा, मैंने भारत का संवैधानिक विकास जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था वो टोटल समझा दिया था। और उसके बाद वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है उसके बेस पर जो है करा दिए थे। तो हम लोग पहले थोड़ा सा अध्ययन करेंगे उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद जो है हम लोग तुरंत जो है क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें पॉलिटी के सेक्शंस में जो है मैक्सिमम सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और हम करते क्यों हैं, क्योंकि जो इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फंस जाते हैं। तो हम बिना कुछ देरी किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा बात किए जो है शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक कल करा चुका था मैं, और ये भारत के संवैधानिक विकास पर ही जो है क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करते हैं आज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 से चलें। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो आखिरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या क्या बताया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना, संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 के एक्ट से हुई। आरबीआई की जो स्थापना थी वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से हुई, ठीक है ना। दलित महिलाओं को जो है सांप्रदायिक पंचायत की बात भी जो है इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। दलित महिलाओं को वोटिंग राइट, ये भी जो है 1935 के अनुसार ही आता है। तो इस तरह से जो है मैं आप लोगों को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो अच्छे से पढ़ा चुका था। उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, जैसे उसमें था कि जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत थी। तो यहाँ से पढ़ते हैं आखिरकार और कौन कौन सी विशेषताएं थी। बट एक विशेषता ऐसी होगी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की नहीं होगी। तो देखते हैं कौन सी। इस एक्ट में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। हाँ, अखिल भारतीय महासंघ की बात थी, मैंने बताया भी था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित कर दिए गए थे, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता नहीं थी। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत करता है, तो ये ठीक है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया, ठीक है। तो यहाँ है कि कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें जो है इसकी एक विशेषता नहीं थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो ऐसा कौन सा एक्ट था। तो ये जैसे अभी भी मैंने आपको जो है बताया था कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो कब लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू। प्रांतों में जो है ये व्यवस्था कब थी? 1919 के एक्ट से, ठीक है ना। और प्रांतों में कब ख़त्म कर दी गई? तो ये 1935 के एक्ट से जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन वाली व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, प्रांतों को स्वायत्त बना दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था अखिल भारतीय महासंघ? तो हमने अभी पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें जो है बिना किसी और ऑप्शन पे जाए हम सीधे जो है ये टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप लोग, एक ही क्वेश्चन से जो है बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? तो जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, ठीक है ना। यही सेम क्वेश्चन जो है आईएएस में रिपीट हुआ था। देखो कब रिपीट हुआ? 2018 में। तो इस हिसाब से, इसी वजह से हम लोग जो है पॉलिटी को पढ़ते हैं
ठीक है। पॉलिटी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पढ़ते लेते हैं, ठीक है ना, ताकि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं वो आ जाए तो और अच्छा है। अगर उससे इर्द गिर्द कोई भी और क्वेश्चन आता है उससे मिलता जुलता तो भी हम लोग कर लें। तो अब से शक्तियाँ किसको दी गई? गवर्नर जनरल को, ठीक है ना। ये 1900 ये जो है 2018 में पूछा गया था यूपीएससी द्वारा, यूपीपीसीएस ने 2008 में पूछा था ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर चलते हैं। तो 23 की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, ठीक है ना। आखिरकार 1935 का वही है कि कौन सा 1935 की विशेषता नहीं थी, ठीक है ना। तो देखिए, देश के लिए लिखित संविधान, तो देश के लिए लिखित संविधान ये जो है नहीं था, ठीक है ना। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ठीक है। एक संघ की योजना पर विचार, ठीक है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समावेश या नॉमिनेट कर किया जाना, ये भी ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? एक लिखित संविधान के लिए जो बात जो है वो 1935 के थ्रू नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो 24 हम लोग देखते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिरकार क्यों जो है इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो देखते हैं आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार नियम जो है क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये अखिल भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो सही बात है, इससे बहुत सी चीज़ें जो है, बहुत सी सोर्स जो हैं, जो भारत सरकार हमारा संविधान है 1935 से जो हूबहू ली गई हैं। कुछ चीज़ों में जो है हमारे भारत के अनुसार जो है उसके जो है अकोमोडेट करके, उसको संशोधित करके जो है उसमें जो है ले ली गई चीज़ें। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ये तो गलत है, इसके द्वारा स्वतंत्रता मिली, क्योंकि इसके बाद भी जो है 1947 में भी एक 45 वाला एक्ट आ चुका था, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ इतना जो है पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट ध्यान देते हैं हम लोग आगे। तो इसके बाद जो है हमारा चैप्टर से मतलब जो है स्टार्ट होता है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। हम जो है अब तक जो है इतने क्वेश्चंस के माध्यम से जो है संविधान का जो ऐतिहासिक विकास क्रम था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का था, उस पार्ट को जो है हम लोगों ने पहले थ्योरेटिकल देख लिया, मैंने नोट्स वाइज भी दिखा दिया था आप लोगों को, और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी उसको पढ़ लिया है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर हमारा है, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो कैसे कैसे हुई, तो ये अब मैं जो जिस नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ ये घटना चक्र का नोट्स है। तो देख ली, पढ़ लेते हैं इसी से, ठीक है ना। पढ़ते हैं, बाकी जो बीच बीच में मुझे समझाने को हो तो मैं समझा दूंगा। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग जो है कब उठाई गई? मई 1934 में। कहाँ? रांची में। और किसके द्वारा? स्वराज पार्टी ने उठाई थी, ठीक है ना। बस 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने उठाया? एम एन रॉय ने दिया, ठीक है ना। संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? एम एन रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में जो है मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। कब? 1934 में, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिनियम, ठीक है ना, जो फैजपुर अधिवेशन था उससे हो जाती, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले कब किसने दिया? सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, ठीक है ना, प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए, यानी कि कैबिनेट मिशन वो क्या कहती है? कैबिनेट मिशन के अनुसार कि संविधान सभा हो वो कैसी हो? निर्वाचित हो, और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है वो हाँ
कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए, प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इसके तहत मोटे तौर पर जो है प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ठीक है ना, कितने 10 लाख पर एक मेंबर। ठीक है ना। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 385 निर्धारित की गई। इनमें से 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें जो है वो देसी रियासतों को जो है बांटी गई। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है ना, 385 सीट हैं। 385 सीटों में से 296 ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें जो हमारी देसी रियासतें थी, ठीक है ना, उनको जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ वगैरह, इन सबको जो है बांट दी गई। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 जो है सदस्यों का चुनाव 11 जो गवर्नर प्रांत थे और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हो गए थे। 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को कितने दी गई थी? 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। इस हिसाब से पता चलता है कि बहुदलीय व्यवस्था थी। ठीक है ना। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है ना, जो देसी रियासतें थी उन्होंने पहले तो जो है देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हो गए। संविधान सभा मुख्यतः कैसी थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही परिणाम थी। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं, जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने गए थे। ठीक है ना। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो याद रखिए, निर्वाचन जो था हमारा वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित ही था। ठीक है ना, मैंने बताया भी था कि जो मताधिकार था वो टैक्स, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर ही था। ठीक है ना, 1935 के जब भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था। तो 20 नवंबर 1946 को वायसराय के ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन्हें जो है आमंत्रित किया, इनवाइट किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हूँ। तो पहले क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, याद रखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 46 संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने? 207 मेंबर थे, जिसमें 9 महिलाएं थी। ठीक है ना। और 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता थी वो अस्थायी तौर पर जो है किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है ना। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? 13 दिसंबर को ही। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है ना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे कब? 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया? एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर अब कितनी रह गई? 296 थी पहले, तो देखिए 299 रह गई। ठीक है ना, कितनी रहेगी? 299 रह गई, जिसमें से भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 जो प्रतिनिधि थे वो शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा के कुल मतलब संविधान सभा के निर्माण होने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है ना, संविधान के बनने में लगा समय। यहाँ देखिए इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है ना, संविधान सभा निर्माण हुआ था। ठीक है ना, मतलब संविधान बनने तक जो है कितने अधिवेशन बुलाए गए थे? 11 अधिवेशन जो है टोटल बुलाए गए। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। संविधान के रूप में पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को जब हम प्रेम्बल पढ़ते हैं
तभी लिखता है कि हम आज 26 नवंबर 1949, ठीक है ना, कब पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत, आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ते हैं तब लिखा होता है। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जो है 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। तो बोला जाता है कि संविधान सभा के जो है अंतिम रूप से कब बुलाई गई, तो 24 जनवरी 1950 तक, ठीक है ना, इसका अंतिम सेशन था। जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कितने 284 मेंबर ने उस पर साइन किए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, ठीक है ना, इसको याद रखिए कि BN राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे। यहाँ देखिए भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है ना। इनके नाम अगर आपको पढ़ना है तो जैसे पढ़ लीजिए, कभी पूछ ले कहीं किसी एग्जाम में, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालिता चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है संविधान सभा के बारे में बोला है कि ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कथन है, क्या है इनका कथन, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत था। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को जो अंतिम गवर्नमेंट थी उसमें मुस्लिम लीग जो है शामिल, उसके मेंबर जो शामिल नहीं थे होने के लिए। अब लिखा है हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था, अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में जगह दी गई, ठीक है ना। तो संविधान इस तरह से जो है बनकर तैयार हो गया। अब हम जो है इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। करिए, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो हमने पढ़ा है कि स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है सबसे पहले ये विचार दिया था संविधान सभा के गठन का, ठीक है ना। अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं तो आप लोग देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो वही लौट फिर के क्वेश्चन है, किसने प्रस्तुत किया, तो ये कौन है, MN रॉय, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो किया गया था, तो किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई था, मैंने पढ़ाया भी था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। तो बताया था 10 लाख के, ठीक है ना, 10 लाख पर एक मेंबर। तो यहाँ देखिए इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। तो कौन जो है कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था, तो पढ़िए, ये विलियम वुड ये नहीं थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पेंथिकलॉरस अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों जो है ये क्रिप्स मिशन के कैबिनेट मिशन मार्च 1946 भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, पेंथिक लॉरेंस ये सचिव थे और RV अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार ने 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, यह जो है कैबिनेट मिशन योजना, तो अभी हम लोग पढ़ के आए कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही, ठीक है ना। तो पढ़िए भारतीय संविधान का सभा का जो प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कौन थे उपसभापति, ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, तो ये नहीं थे, डॉक्टर R राधा कृष्णन नहीं थे, ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम भी जो है प्रथम अंतरिम जो गवर्नमेंट बनी थी उसके मेंबर थे, ठीक है, बट राधा कृष्णन नहीं थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। यहाँ दिया है कि बेबेल योजना के अनुसार, बेबेल योजना के अनुसार जो है कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो हमें बताना है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये जो कथन तो सही है परंतु जो कारण है वो गलत है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो नहीं थी, ठीक है ना। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन था, नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। बहुदलीय निकाय थी, ठीक है, बहुदलीय थी। उसने अनेक कमेटियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी ठीक है, कई कमेटियाँ थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 3 और 4 ठीक हो जाता है। यहाँ देखिए ये दिया गया कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। तो पढ़ते हैं कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं, उनका भी हम चयन करते हैं। किसके, संविधान सभा के बारे में दिया गया है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये ऑप्शन गलत है। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये भी ठीक है। तो ए और डी जो है इसका सही हो जाता है, बाकी ऑप्शन जो है गलत हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पढ़ते हैं निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, ठीक है ना। फिर से संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए हम लोग विचार करते हैं मिलके कि आखिरकार कौन सा ऐसा जो है वो संविधान सभा के बारे में जो है गलत कथन दिया गया है। इसने बड़ी संख्या में कमेटियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना। प्रारूप समिति के हेड आपको पता ही है कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो अल्पसंख्यक हो, चाहे ईसाई हो, एंग्लो इंडियन हो, पारसी हो, सभी को जो है प्रतिनिधित्व दिया ही गया था, ठीक है। इसका निर्वाचन जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधार पर किया गया, तो ये गलत है, ठीक है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका जो है नहीं किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, पर कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो मताधिकार तो हमने बताई था सीमित ही था, ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या गया था कि कौन सा गलत है, तो आखिर ये हमारा सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग भारत के संविधान। हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था, तो उनके बारे में लिखना है, ठीक है ना। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया, गलत बात है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया, गलत बात है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ये ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये भी जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है ठीक हो जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो कहाँ से, तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट हमको पूरा करना है आखिरकार। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या थे, उन प्रांतों के लोगों द्वारा निर्वाचित हुए, तो गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो मुस्लिम लीग द्वारा, गलत। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, तो ये ऑप्शन ठीक है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ भी ठीक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं हम लोग। आइए 15 की ओर, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ठीक है ना। फिर से वही लौट फेर के क्वेश्चन, इधर से पकड़ो कांच उधर से पकड़ो, बात एक ही चल रही कि कैसे चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों को। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि जनता द्वारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन गलत, भारतीय राज्य शासकों के नाम के द्वारा, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा, इनकी प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के आधार पर हुआ था। यह लिखा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, देखिए पढ़िए, चुने हुए कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे हमारे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। तो अस्थायी पर अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना।
यहाँ पढ़ी, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता थी वो 9 दिसंबर 1946 को वो किसने की थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है ना। बाद में 13 दिसंबर 1946 को जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है इलेक्शन मतलब चुनाव हो चुका था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो किसने की थी? वही है सचिदानंद सिन्हा ने। आज किसने? सचिदानंद सिन्हा ने जो है उसकी जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माती जो सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। स्थायी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? पहली जो संविधान सभा की बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। 21 पढ़िए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, तो कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। ये प्रथम मनोनीत उपसभापति तो कौन थे? ये फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है। यहाँ दिया है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी या स्थापना की गई? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये सब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई? फिर से वही क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा गठन कब हुआ? फिर वही क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 है तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं डिफरेंट जो है एग्जाम से। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक वही 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब? 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था, तो ये सब विधेयक कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जो मैंने उद्देश्य प्रस्ताव आपको बताया था वही से जो है आया था, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखो सब कभी कैसे भी सिर्फ शब्दों का खेल है, ठीक है ना। कभी कैसे पूछ रहा है, कभी कैसे पूछे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो ठीक है कि बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ति करती है, पहला भी ठीक। यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। संविधान सभा को भारत के लोगों ने आदेशित किया हो। क्या पढ़ा? संविधान को भारत के लोगों ने आदेश किया। सही बात है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संबंध, तो वही याद है ना। तो भारत के संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत बात है। तो जैसे सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और राज्य या देश का प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय को हम प्रत्यक्ष थोड़ी चुनते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 ठीक हो जाते हैं। संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो मैंने बताया था कितने अधिवेशन हुए टोटल? 12, ठीक है ना। 11 तो लास्ट हुए थे, फिर 22 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस हिसाब से जो है कितने अधिवेशन हो गए? 12, ठीक है ना। ये दिखा है। अतिरिक्त संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? तो कौन सी है अंतिम बैठक? कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। याद रखिए इसको। नेक्स्ट पढ़िए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कितना समय लगा? तो कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है संविधान निर्माण होने में टाइम लगा था। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी थे, ठीक है ना। कौन थे? के एम कांग्रेसी जो थे कौन थे?
के एम मुंशी थे, ठीक है ना। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये बीटी कृष्णाचारी थे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग मिला लेते हैं, सी का 1 बी का 3, सी का 1 बी का 3। तो सी का 1 बी का 3 देखते हैं किस में है। सी का 1 हो तो सी का 1 इसमें मिल जाता है और बी का 3 भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से ए का 4 डी का 2 है, तो देख लीजिए, ठीक है ना, डी का 2। संविधान संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये, ठीक है ना। और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़िए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? बी.एन. राव। तो बी.एन. राव जी जो है संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। तो हम लोग जो है आज जो है इतने ही क्वेश्चन हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए संविधान निर्माण प्रक्रिया में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी मुझे जो है आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को जो है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।